वन तो एल्ट्रिज्म एक सेल्फलेस कंसर्न होता है। जब हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हैं तो उसी को एल्ट्रिज्म बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये इंसान होमलेस हो चुका है और ये लेडी आती है तो ये इससे हेल्प मांगता है। तो ये लेडी ऑल तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच नहीं है, इसके पास भी फूड वगैरह की कमी है, पैसों की कमी है, स्टिल शी चूजेस टू हेल्प दिस पर्सन अपने आप को कॉस्ट करके। इसे पता है कल को इसी पैसों की, इसी सब चीज़ों की इसे भी ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल वो उसका हेल्प कर रही है। तो इसी को एल्ट्रिज्म बोलते हैं, जब हम अपने आप को कॉस्ट पे लगा के दूसरों का बेनिफिट देखते हैं। ऐसा बिहेवियर सिर्फ ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता, इवन एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि बेरबिट मंकीज़ में। अब ये क्या करते हैं, ये जंगल में रहते हैं तो जंगल में प्रेडेटर्स तो आएंगे, तो जैसे ही इन्हें दिखता ही कोई प्रेडेटर आ रहा है तो ये अलार्म क्लॉक्स देने लग पड़ते हैं। अब जब ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो इनके जो साथी होते हैं वो तो सारे भाग जाएंगे, छुप जाएंगे कहीं, पर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा प्रेडेटर को तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो प्रेडेटर इन्हें खा जाएगा। तो इन्होंने अपनी लाइफ कॉस्ट करके दूसरों की लाइफ सेव करी, तो यही है एल्ट्रिज्म। और एग्जाम्पल आता है हनी बीज का। जैसे कि हमें पता है हनी बीज 3 क्लासेस होती हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स। तो जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, फर्टाइल सिर्फ क्वीन एंड ड्रोन्स होते हैं जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, बट उन बेबीज़ का ख्याल कौन रखता है, वर्कर्स। ऑल्दो वर्कर्स को कुछ भी रिप्रोडक्टिव इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उनके आगे कोई बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल वो ही नेस्ट की केयर कर रहे हैं, वही फूड ला रहे हैं, वही उन बेबीज़ का टेक केयर कर रहे हैं। तो यही है, जब उन्होंने खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। अब अगर ये भी समझ नहीं आया तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कोई डूब रहा था और 2 इंसान आते हैं। पहला जो आता है वो देखता है डूब रहा है, इसे बचाने लगूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा, तो वो गया ही नहीं उसे बचाने, वो चला गया, तो वो एक सेल्फिश पर्सन हो गया। वहाँ पर दूसरा आता है कि यार ये डूब रहा है तो मुझे इसे बचाना चाहिए, और वो खुद अपनी लाइफ कहीं ना कहीं दांव पे लगा के उस पानी में कूद जाता है और दूसरे को बचाता है। तो अपनी लाइफ कॉस्ट करके उसने दूसरे को बेनिफिट दिया, इसी को हमने एल्ट्रिज्म बोल दिया। पर नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है? नेचुरल सिलेक्शन में तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे आती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या बोलता है? मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, अपनी फिक्र करो। पर यहाँ पे तो हम एल्ट्रिज्म की बात कर रहे हैं कि दूसरों की फिक्र करो, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो इसी को एक्सप्लेन करा था हैमिल्टन साहब ने। इन्होंने एक हैमिल्टन रूल दिया था। इन्होंने बोला कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी एल्ट्रिज्म को फेवर करेगा, पर कुछ सर्टेन कंडीशन में, और यही हैमिल्टन रूल है जो कि आता है RB इज ग्रेटर देन C। तो R यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, मतलब जिसे बेनिफिट दे रहे हैं और जो अपनी लाइफ कॉस्ट पे रख रहा है, उन दोनों का क्या रिलेशन है। एक माँ अपने बच्चे को बचाएगी, ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस है बचाने की एज़ कम्पेयर टू किसी अननोन को। तो जितने ज़्यादा रिलेटिवनेस होगी उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं बचाने के। तो R इंटू B मतलब बेनिफिट ज़्यादा होगा। एक बंदर ने अपनी लाइफ दी ताकि 100 बंदर बच सकें। एक ही कॉस्ट पर अगर 100 बंदर बच रहे थे तो वो बेनिफिट ज़्यादा हुआ कॉस्ट से। इसी को हमने एल्ट्रिज्म बोला, और यही हमारा हैमिल्टन रूल बताते हैं कि बेनिफिट हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो हैमिल्टन जी ने ये सारा जो था इंक्लूसिव फिटनेस के टर्म्स में दिया था एल्ट्रिज्म के बारे में। इंक्लूसिव फिटनेस मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स में आगे आगे जीन्स पास करना। अब जीन्स 2 तरीके से पास हो सकती है। एक होती है डायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस मतलब पेरेंट्स से बेबीज़ को जाता है जीन्स, वो हो गया डायरेक्ट फिटनेस। एक होता है इनडायरेक्ट फिटनेस। कोई रिलेटिव थे, उनके पास खाना नहीं था या उन्हें किसी चीज़ की कमी थी तो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर दिया, उन्हें फूड देकर हेल्प कर दिया, तो इनडायरेक्टली जब उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करा तो उसे हम इनडायरेक्ट फिटनेस बोलते हैं। तो ये जो इंक्लूसिव फिटनेस है ये डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस का सम है, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को भी बचाया और दूसरे के ऑफस्प्रिंग को भी बचाया। तो इसी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंटू R। R इज़ फॉर रिलेटिवनेस प्लस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंटू R
इनडायरेक्ट फिटनेस में। और यही फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं CSIR में। अब बात आती है कि हमें इस R के बारे में पता कैसे चलेगा। तो पेडिग्री हमने देखी ऑलरेडी जेनेटिक्स में। अब जैसे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये सेल्फ है, अब इसके फादर के साथ इसके जीन्स कितने मैच कर रहे होंगे? 0.5%, क्योंकि हाफ फादर से आते हैं हाफ मदर से आते हैं, तो वहाँ पर रिलेशन आएगा 0.5। पर वहाँ पर ही ग्रैंडफादर से देखें तो क्या होगा? अब ग्रैंडफादर से फादर में आए थे 0.5 और फादर से आगे 0.5 आए, मतलब हाफ इंटू हाफ विच इक्वल्स टू 1/4 टोटल रिलेशन होगा। इसी को मैं बोल सकती हूँ कि 0.25 का रिलेशन हो गया एक ग्रैंड फादर और उसकी ग्रैंड डॉटर में। तो इन्हीं पेडिग्रीज को देख के हम आगे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर अंकल से देखें तो अंकल और फादर का जो रिलेशन रहा होगा वो भी 0.5 रहा होगा। फादर से आगे फिर से उस डॉटर को 0.5 गया होगा विच इज़ अगेन 0.25। तो यहाँ पे हमेशा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हाफ होता जाता है, 50% ऑफ जीन्स ही पास हो रहे होते हैं। तो इन्हीं पेडिग्री को देख के हम कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस निकाल सकते हैं, जो ये साइड में दिए आप याद कर सकते हो कि फादर से हाफ जाएंगे, मदर से हाफ जाएंगे, हमारे ऑफस्प्रिंग को हम हाफ जीन्स पास करेंगे। सिबलिंग्स में भी आपस में रिलेशन हाफ ही होता है। हाफ सिबलिंग्स हो गए तो ऑब्वियसली एक ही मदर या फादर दोनों में से एक का ही रिलेशन आया, तो और ज़्यादा कम हो गया, 0.25 हो गया। तो ये सारा आप यहाँ से याद कर सकते हो। इसके बाद आती है बात किन सिलेक्शन की। किन वर्ड का मतलब होता है कोई क्लोज रिलेटिव। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि एक हमारा कोई नोन था, एक मेरा कोई चाचा का लड़का है और एक बिल्कुल अननोन है, तो दोनों ही अगर डूब रहे थे तो मैं किससे बचाऊंगी? चाचा के लड़के को ना, जो मेरा क्लोज रिलेटिव था। तो यही बात होती है किन सिलेक्शन में कि जब हम रिलेटिव्स को ज़्यादा फेवर करते हैं, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस होगी उतनी ज़्यादा एल्ट्रिज्म देखने को मिलती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं हनी बीज, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक वर्कर बी क्वीन के क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड होती है तो उसके बच्चों को हमेशा पालती है, हमेशा के लिए लाइफ टाइम। एंड्स, वेस्प, इन सभी में देखने को मिलता है। फिर आती है ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप मतलब जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ना फोकस करके पूरे ग्रुप को एल्ट्रिज्म दिखाई जाएगी तो उसे बोलते हैं ग्रुप सिलेक्शन, जब फिटनेस पूरे ग्रुप की ध्यान दी जाती है। अब बात आती है रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म की। तो जैसा हम समझ सकते हैं एक वुल्फ था और उसके बाद दूसरा वुल्फ आया कि मुझे खाना दे यार, मुझे आज पूरा दिन खाना नहीं मिला था। अब ये दोनों स्पीशीज़ हम देख सकते हैं अलग अलग है। तो क्या करता है ये जो वाइट वाला वुल्फ है, ये बोलता है कोई बात नहीं मैं तुझे खाना दे दूँगा, पर कल को जब मुझे खाना नहीं मिलेगा तो भी मुझे वापस खाना दे दियो। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म। इसने उसकी हेल्प तो करी पर बदले में ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वो भी इसकी हेल्प करेगा जब उसे ज़रूरत होगी। तो ये गिव एंड टेक वाला एक प्रोसेस होता है, ये हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब ये ऐसा तो नहीं होगा ना एक ही बार मिले होंगे तब ऐसा होगा, तो इनके लिए बार बार इंटरेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं बार बार तभी इनमें रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म हमें देखने को मिलती है। इवन बबून्स में सेम एग्जांपल देखने को मिलता है, जब बबून्स जैसे किसी की फ़ाइट हो रही है वो उसकी हेल्प कर देता है लड़ने में, ये एक्सपेक्ट करता है कि जब उस बबून की फ़ाइट होगी तो ये दूसरा भी उसकी आके हेल्प करेगा। तो ये जैसे आप देख सकते हो ए ने बी की हेल्प करी तो बी भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो ए की हेल्प करे टाइम आने पे। टाइम फॉर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल आर कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है, बी बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट है, सी कॉस्ट ऑफ डोनर है। तो फिर रिलेशनशिप एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमेशा जो बेनिफिट इनटू रिलेटेडनेस है वो बड़ा होना चाहिए कॉस्ट से। तो इस रिलेशन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C/B, और ये हमें ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
Individual A can drive fitness benefit of 160 units by helping individual B, but incurs a fitness cost of 50 units in doing so. तो हैमिल्टन रूल कौन सा फॉलो कर रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशनशिप है? तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या था? आर बी इज ग्रेटर देन सी। अब इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? बेनिफिट हमें दिया है 160 यूनिट्स का, वो शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, और कॉस्ट है 50 यूनिट्स का। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये कुछ 50 बाई 160 आ रहा है, 0 0 कट जाएगा, तो इसे मैं बोल सकती हूँ 0.3 के अराउंड है। अब इन्होंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस जो है वो जो आर है वो 0.3 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ ब्रदर और सिस्टर, इसका हमने पढ़ा था कि 0.5 रिलेटिवनेस होता है। फर्स्ट कज़न ओनली कम होगा 0.25, कज़न और अंकल अगेन 0.25, नेफ्यू और नीस का भी कम होगा। तो ग्रेटर किसका होगा? आर से, मतलब 0.3 से बड़ा है सिर्फ ब्रदर और सिस्टर का जो 0.5 था। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्कर बीज इंस्टेड ऑफ देमसेल्व्स रिप्रोड्यूसिंग हेल्प द क्वीन रिप्रोड्यूस। तो इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? तो नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं बोलते हैं, वो तो बोलता है कि दूसरे की फिक्र नहीं करनी, खुद की फिक्र करनी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सेक्शुअल सिलेक्शन भी नहीं बोलते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ग्रुप सिलेक्शन मैंने आपको बोला था जब पूरे ग्रुप की बात करते हैं। तो इसका आंसर है किन सिलेक्शन, जब क्लोज रिलेटिव की, एक वर्कर क्वीन की हेल्प कर रही थी क्योंकि उनके एक क्लोज रिलेशन था, तो अपने क्लोज रिलेटिव की हेल्प कर रही थी, और इसी को हमने किन सिलेक्शन बोला। तो इसका आंसर आ जाएगा kin selection. So if you like my video, do like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.